नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट ईवीएस के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुल मिला के एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें 6 थीम पे हमें चर्चा करनी है। पहला थीम हमारा चल रहा है परिवार और मित्र। उसमें हमने आपको रिश्ते बताया, कार्य एवं खेल बताया, पौधों के बारे में जानकारी दी। उसके पश्चात हमने पशु और पक्षियों के विषय में आपको जानकारी दे दी है। आज कुछ छोटे मोटे बिंदु बचे हैं, इस पे चर्चा कर लेते हैं। इसके पश्चात हमारा थीम 2 स्टार्ट होगा, जो कि हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के टॉपिक को हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको हम छोड़ नहीं सकते। ये भी हालांकि देखिए, आप कह दीजिए कि किस थीम का हिस्सा है तो ये मुश्किल हो जाए, क्योंकि थोड़ा हर जगह मिक्सअप है, इसलिए हम इसको पहले थीम में ही निपटा देते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मधुमक्खियां। देखिए, बात करें मधुमक्खियों की तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एक ही चीज को समझते हैं। देखिए, मधुमक्खियां, जो भी मधुमक्खियां होती हैं, ये मिलजुल कर रहती हैं, एक साथ रहती हैं, या कह लीजिए ये ग्रुप में रहना पसंद करती हैं। तो सभी मधुमक्खियां कैसे रहती हैं? मिलजुल कर रहती हैं, या कह लीजिए समूह में रहती हैं। किसमें? समूह में। मधुमक्खियां समूह में रहती हैं। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, मधुमक्खियां छत्ते में रहती हैं, आपको पता होगा, और छत्ते में केवल एक रानी होती है। ये ध्यान दीजिएगा, यही सवाल बहुत पूछता है। केवल एक रानी मधुमक्खी होती है, केवल एक रानी मधुमक्खी आपकी इसमें पाई जाती है। ठीक है, मधुमक्खियां समूह में रहती हैं, छत्ते में रहती है, केवल एक रानी मधुमक्खी होती है, जिसका काम क्या है? अंडे देना है। रानी का काम अंडे देना है। यानी कि यही मधुमक्खी है जो अंडे देती है। रानी का काम अंडे देना है, या रानी मधुमक्खी का काम अंडे देती है। ठीक है, अंडे देना है। इसके साथ साथ अन्य जो होती हैं, जैसे कुछ सिपाही मधुमक्खियां होती हैं। अब सिपाही से आप समझ ही जाएंगे क्या क्या करती हैं। सिपाही मधुमक्खियां छत्ते की और बच्चों की रक्षा करती हैं। मजदूर मधुमक्खियां होती हैं। मजदूर मधुमक्खियां होती हैं, ये क्या करती हैं? फूलों से रस लाने का काम करती हैं और बच्चों की देखभाल का काम करती हैं। देखभाल का काम करती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियां ग्रुप बना के रहती हैं, समूह बना के रहती हैं, जिसमें केवल एक रानी मधुमक्खी होती है, जिसका काम अंडे देना होता है। शेष मधुमक्खियों में कुछ मधुमक्खियां छत्ते की सुरक्षा करती हैं, जो जिनको हम सिपाही मधुमक्खी कहते हैं। उसके साथ साथ कुछ मधुमक्खियां जो रस ढूंढने का काम करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मजदूर मधुमक्खियां कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हर बार हम कह रहे हैं मधुमक्खियां, यानी कि ये सब पूरा काम कौन करता है? मादा मधुमक्खी। कौन करता है? मादा मधुमक्खी। यहाँ पे देखिए, रानी भी मादा है, सिपाही भी जो होती है मादा मधुमक्खियां, मजदूर का जो कार्य करती हैं वो भी मादा मधुमक्खियां। अगर हम बात करें नर मधुमक्खियों की, यानी कि जो नर होते हैं वो क्या करते हैं, तो देखिए, नर मधुमक्खी जो होते हैं वो कोई विशेष कार्य नहीं करते। पहली चीज, एक सिर्फ और सिर्फ इनका, पहली बात, इनका कोई कुछ खास कार्य नहीं होता। कुछ खास कार्य नहीं होता, केवल ये प्रजनन में सहायक होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, मधुमक्खियों में पूरा कार्य कौन करता है? फीमेल करती है। नर मधुमक्खियों का कुछ खास कार्य नहीं होता, नहीं होता है। क्लियर हुआ पॉइंट आपको इतना? अब ध्यान दीजिएगा, जब मधुमक्खियां रस ढूंढने का कार्य करती हैं तो ये फूलों से रस चूसती हैं, अनेक अनेक प्रकार के फूलों से रस चूसती हैं, जिसमें इन्हें लीची का फूल बेहद प्रिय होता है, या लीची का फूल इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। और लीची का फूल जो कि फरवरी में आपका खिलता है। कब खिलता है? फरवरी माह में खिलता है। लीची का फूल फरवरी माह में खिलता है, और प्लस इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। इनको क्या होता है? बहुत ज्यादा पसंद होता है। वहां से रसों को चूस चूस के लाती हैं।
जब मधुमक्खियों को, जैसे अब मान लीजिए कोई मधुमक्खी गई खोजने, कहीं उसको रस मिल गया, रस मिलने के पश्चात ये एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं, विशेष नृत्य करती हैं। किस लिए? अपने साथियों को बुलाने के लिए, अपने साथियों को बुलाने के लिए, अपने साथियों को बुलाने के लिए। ठीक है, तो पहली बात, इनको लीची के रस पसंद है, इसलिए ये खोज करती हैं। वैसे तो सभी प्रकार के फूलों से रस चूसती हैं, लेकिन ज्यादा इनको पसंद है लीची का। और वो लीची का पौधा जो है या फूल फरवरी माह में लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा हुआ है। जब इनको रस मिल जाता है तो विशेष प्रकार का ये नृत्य करती हैं, जिससे कि साथी मधुमक्खियां भी इनके पास आ जाएं। ठीक है, अब इसके पश्चात आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लीची के फूल के विषय में आ गया है तो यहां से आपको रिलेट कर दिया है। देखिए, लीची के फल कह लीजिए या लीची उत्पादन कह लीजिए, लीची उत्पादन बिहार राज्य के, बिहार के मुजफ्फरपुर में, कहां? मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक होता है, इसलिए वहां पर मधुमक्खियों का पालन बहुत ही आसान है। देखिए, मधुमक्खियों को जो चाहिए वो चीज अगर आपके पास है तो मधुमक्खी का पालन आप आसानी से कर सकते हैं। तो पूछता है कि मधुमक्खियों का पालन भारत में कहाँ होता है? बिहार में। और अगर बिहार में पूछ लिया तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, बोचहा गांव है, गांव का इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, बोचहा गांव, बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची के फल ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वहां पर मधुमक्खियों की पसंद होने के कारण उनका पालन बहुत ही आसान होता है। प्रायः यहाँ पर क्या करते हैं कि बक्से में, एक बक्से में चीनी के घोल बनाकर, चीनी के घोल, क्योंकि देखिए हमेशा तो फूल मिलेगा नहीं, एक बक्से में चीनी के घोल बना करके मधुमक्खियों का पालन यहाँ पे किया जाता है। और एक बक्से से लगभग 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। कितना? एक बॉक्स से लगभग 12 किलोग्राम शहद हमको प्राप्त होता है या शहद मिलता है। क्लियर हुआ? तो दोस्तों, ये हो गई मधुमक्खियों के बारे में जानकारी। फिर से एक बार सुन लीजिए। देखिए, मधुमक्खियां समूह में रहती हैं, छत्ते में समूह में रहती हैं, जिसमें केवल एक रानी मधुमक्खी होती है जिसका काम अंडे देना होता है। शेष मधुमक्खियों में कुछ मधुमक्खियां छत्ते की देखभाल करती हैं, सुरक्षा करती हैं, जिसे हम कहते हैं सिपाही मधुमक्खियां। शेष मधुमक्खियां और जो बची होती हैं वो रस ढूंढने का काम करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं और छत्ते जो टूटते हैं उसको बनाती हैं। इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मजदूर मधुमक्खियां। इनमें सब की सब मादा मधुमक्खियां होती हैं, पुरुष मधुमक्खियों की संख्या बहुत कम होती है और इनका कार्य केवल और केवल प्रजनन का और कोई विशेष कार्य इनका नहीं होता। क्योंकि मधुमक्खियों को रस पसंद है तो मधुमक्खियां लीची के फूल का रस बहुत पसंद करती हैं और लीची के जो पौधे होते हैं वो बिहार के मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसीलिए वहां पर मधुमक्खियों का पालन बहुत आसान है। मधुमक्खियों के पालन के लिए हम एक बॉक्स में चीनी के घोल रख देते हैं या बना देते हैं, इसमें मधुमक्खियां चूसती हैं और शहद उत्पादन का कार्य करती हैं। एक बॉक्स से लगभग 12 किलोग्राम शहद हमें प्राप्त होता है और इस मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ध्यान रखे रहिएगा, एपी कल्चर। एपी कल्चर मतलब मधुमक्खियों का पालन होता है। क्लियर हो गया? ये हो गया टॉपिक पूरा मधुमक्खियों का। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए, जैसे मधुमक्खियां रहती हैं ग्रुप में, बिल्कुल ऐसे ही चींटियां रहती हैं ग्रुप में। चींटियों के साथ साथ दीमक भी रहते हैं ग्रुप में और ततैये। देखिए, ये 3-4 जीव और हैं, कीट और हैं, जो बिल्कुल जैसे मधुमक्खियां रहती हैं सेम वैसे ही चींटियां भी ग्रुप में रहती हैं। एक रानी चींटी होती है जो अंडे देती है, कुछ सिपाही चींटी जो बील की सुरक्षा करती हैं, कुछ मजदूर चींटी जो जाके भोजन सामग्री लाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं। पूरा प्रोसेस सेम इन्हीं की तरह होता है, इसलिए चींटी, दीमक, ततैयों को भी हम ये मानते हैं या मधुमक्खियों को भी मानते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं। चींटियों से संबंधित एक और टॉपिक है, आपने देखा होगा कि एक चींटी जब चलती है तो उसके पीछे पीछे सभी चींटियां लाइन से चलती हैं। देखिए, एक चींटी, दो चींटी, तीन चींटी, 4-5 ऐसे लाइन से, इनका लाइन कभी नहीं टूटता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चींटियां चलते समय फेरोमोन नामक रसायन को छोड़ती रहती हैं, फेरोमोन नामक रसायन को छोड़ती रहती है, जिससे बाकी चींटियों को जानकारी मिलती रहती है कि हमें कैसे कैसे जाना है और कहां पर हमें भोजन अथवा
मीठे की प्राप्ति होगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कौन सा रसायन? फेरोमोन रसायन छोड़ती रहती हैं। क्लियर हुआ? हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मधुमक्खियों, चींटियों या दीमक ततैये के पश्चात आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा टॉपिक है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगला जो हमारा बिंदु है वो है केंचुए। देखिए, ये कुछ छोटे छोटे जीव हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें केवल उतना ही चर्चा करना है जो हमारा एनसीईआरटी की किताबों में आया हुआ है या है और जहां से क्वेश्चन बनते हैं। केंचुओं की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि इनको किसानों का मित्र कहा जाता है, यानी कि किसान के मित्र ये कहलाते हैं। अब ये क्यों कहलाते हैं भाई? किसानों की क्या हेल्प करते हैं? कुछ तो हेल्प करते होंगे। इनको मित्र क्यों कहते हैं इन केंचुओं को? देखिए, समझिए क्यों कहते हैं। देखिए, अच्छा, अगर हम केंचुओं की बात करें तो ये मिट्टी को, ध्यान दीजिएगा, केंचुए जो होते हैं वो मिट्टी को मुलायम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मिट्टी को खा खा करके मुलायम, जिसे हम पोला कहते हैं या पोली मिट्टी कहते हैं, पोली या पोरस, पोली या पोलस। ठीक है, मिट्टी को ये खा के मुलायम बनाते हैं, पोलस बनाते हैं, जिससे मिट्टी में खाद और हवा और पानी अंदर तक घुस जाती है, जिससे हमारी फसल बहुत ही अच्छी होती है। इसीलिए केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। ध्यान आया आपको? केंचुओं को किसान का मित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिट्टी को, जहां देखिए आप, जहां देखें केंचुए रहते हैं ना, वहां की मिट्टी उठा के देखेंगे बहुत मुलायम और भुरभुरी होती है और बहुत ही, जैसे ऐसा लगता है जैसे मिट्टी में छेद बने हुए हैं। वो छेद क्या करते हैं? बाहर से हवा को, बाहर से खाद को, बाहर से पानी को लेके अंदर तक लेके जाते हैं ताकि हमारी उपज अच्छे से हो। तो ये मिट्टी को क्या करते हैं? पोली बनाते हैं, जिससे हवा, पानी और खाद जमीन के अंदर तक जाती है। इतना ही नहीं, किसानों का ये और हेल्प करते हैं। खेतों में जो सड़ी गली फसल होती है, जो फसल जैसे मान लीजिए धान की खेती की जो जड़ें बच जाती हैं, तो सड़ी गली कह लीजिए पत्ते या फसल, ठीक है, तो सड़े गले पत्ते या फसल को ये खा करके, या मृत पत्तियों को खा करके ये जैविक खाद का निर्माण करते हैं। किसका? जैविक खाद का निर्माण करते हैं, जो कि खाद उत्पादन में भी सहायक है और मिट्टी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ये भी किसानों की हेल्प कर रहे हैं, बिना खाद के खाद मिल जा रही है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखे रहिएगा, वर्मी कंपोस्ट। अब ये वर्मी कंपोस्ट क्या है? देखिए, केंचुओं द्वारा बनाई गई खाद को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। जैसे इस प्रक्रिया में लाल केंचुए बहुत सहायक होते हैं। लाल केंचुए बहुत सहायक होते हैं। अगर लाल केंचुओं को हम गोबर में डाल दें, ठीक है, गोबर में डाल दें और एक नमी द्वारा ढक दें, तो ये कुछ दिन में उसको खा खा के पूरा खत्म करके एक बहुत ही अच्छी खाद बना देंगे या बहुत ही उपयोगी खाद का निर्माण कर देंगे, जो खेत में रासायनिक खादों की अपेक्षा बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी या बहुत ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट या वर्मी खाद का निर्माण केंचुओं द्वारा होता है। किस प्रकार के केंचुओं द्वारा? लाल केंचुओं द्वारा। तो आप देखिए, 3-4 प्रकार से केंचुए हेल्प करते हैं किसानों का, बगैर फसलों को नुकसान पहुंचाए। इसीलिए किसानों का मित्र कहा जाता है केंचुओं को। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा, केंचुओं की बात करें तो ये त्वचा से सांस लेते हैं। इनकी जो स्किन होती है उसी से ये सांस लेते हैं। और साथ ही साथ केंचुए उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? केंचुए उभयलिंगी होते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक केंचुआ ऐसे चलता है, ऐसे 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 से चलता है, ठीक है, मतलब सरक सरक के चलता है। इधर से ये पुरुष का, महिला का ये धक्का लगाइए जी, तो इधर से पुरुष धक्का लगाएगा, इधर से महिला लगाएगा, और ये सरकते सरकते आगे निकलते चले जाते हैं। इस प्रकार केंचुए चलते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? ध्यान दीजिएगा। देखिए, केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मिट्टी को खा करके मुलायम बना देते हैं या पोली मिट्टी बना देते हैं, जिससे खाद, पानी, हवा मिट्टी में गहराई तक जाता है, उत्पादन बढ़ जाता है। उसके साथ साथ ये सड़ी गली पत्तियों को या फसलों के अवशेषों को खा करके खाद का निर्माण करते हैं, किसानों की हेल्प होती है। तीसरा पॉइंट ये है वर्मी कंपोस्ट। लाल केंचुए जो होते हैं वो गोबर को या सड़े गले पदार्थों को खा करके ये वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं,
जो जैविक खाद होती है और फसलों के लिए बहुत सहायक होती है। तो हर प्रकार से किसानों के मित्र हेल्प करते हैं, हेल्प करने वाला ही मित्र होता है, इसलिए इनको किसानों का मित्र कहा जाता है। ये अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। अगली पॉइंट ये उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी मतलब एक ही शरीर में पुरुष महिला दोनों पाए जाते हैं। ये थोड़ा ऐसे सरक सरक के चलते हैं। जब इधर से महिला सरक के आगे जाएगी तो पुरुष कहेंगे जी आप भी ढकेलिए, तो ये भी धक्का मारता है, फिर ढकेलेगा, इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए निकल जाते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप केंचुओं के बारे में ध्यान रखे रहिएगा, जो कि एग्जाम में पूछता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला एक पॉइंट है छोटा सा, रेशम कीट। देखिए है तो जानकारी इसके बारे में बहुत सारी, क्योंकि इसको भी बहुत सारा में पढ़ना है, बट हमारी बुक्स में जितना दिया है हम उतना ही पढ़ेंगे और उतना एग्जाम में आता है, तो फालतू लोड क्यों लेना। देखिए रेशम कीट की खासियत यह है कि इसमें जो नर कीट होता है, रेशम का जो नर कीट होता है, अब देखिए ये मान लीजिए ये घर में बंद है और इधर आ गई मादा कीट। कौन आ गई? मादा कीट। अब मादा कीट चुपचाप से जा रही है, इतना खचरा होता है, ऐसे सूंघ लेता है, ऐसे सूंघ 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 लेगा, कहेगा ओ, तब गाना गाता है कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। इतना खचरा, ये कई किलोमीटर दूर से ही मादा की गंध को सूंघ लेता है और वहां तक ये पहुंच जाता है। यही इसकी खासियत है रेशम कीट। तो रेशम कीट की खासियत यही है, जैसे ही इसको मादा कीट की गंध मिलती है, कई किलोमीटर दूर से ये पगला सन्नी देओल बन जाता है। ठीक है, और गाना गा के फट से उसके पास पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सवाल पूछता है कि कौन सा ऐसा कीट है जो अपनी मादा को या अपनी साथी को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, तो ये है रेशम कीट। क्लियर हुई बात? देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में हम बात करें तो चूहा, छोटा टॉपिक है, यहां इसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए चूहे के देखने की क्षमता कम होती है। ठीक है, इसके देखने की क्षमता बहुत ही कम होती है, लेकिन इसके सूंघने की, इसके छूने की यानी कि सेंसिटिविटी कह लीजिए, और देखिए इसके सूंघने की और इसके छूने की क्षमता सर्वाधिक होती है। क्या होती है? सर्वाधिक होती है। जो चूहा होता है ना, वो जिसकी उसकी नाक बहुत तेज होती है, वो सूंघ सूंघ के चीजों को पकड़ लेता है या देख लेता है, तो उसके देखने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। लेकिन सूंघने की या छूने की क्षमता इसकी सर्वाधिक, या सुनने की क्षमता भी इसकी तेज होती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसकी? चूहे की। तो हमने कितने जीवों के विषय में पढ़ा? हमने पढ़ा रेशम, चूहा, केंचुआ और मधुमक्खी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक जो छोटा सा बच गया उसको कवर कर लेते हैं। देखिए छोटे छोटे जीव एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको हम छोड़ नहीं सकते, और एक बार नहीं कई बार पूछे गए, इसलिए तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगला हमारा है मलेरिया। अब आप कहेंगे तो बीमारी है, बिल्कुल बीमारी है। ठीक है, चलिए अच्छा बीमारी ने आपको ऐसे समझाते हैं, मच्छर। अब ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट हमारा है वो है मच्छर। देखिए मच्छरों के विषय में कहें तो आपको पता है, सबसे पहली चीज ये है, ये पनपते कैसे हैं? ये पनपते वही हैं जहां गंदा पानी मिलेगा आपको। ज्यादातर ये गंदे पानी से फैलते हैं, या गंदे पानी या कहीं जमा हुआ पानी रहेगा वहीं से ये उत्पन्न होते हैं, अपने लार्वा वहीं देते हैं और वहीं से उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस गंदे पानी में अगर हम मिट्टी का तेल डाल दें, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी का तेल अगर हम डाल देंगे तो होगा क्या कि मिट्टी का तेल इस पानी का पृष्ठ तनाव कम कर देगा, पृष्ठ तनाव कम कर देगा, और जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई कट जाएगा। ऑक्सीजन का सप्लाई क्या होगा? कट जाएगा, और इनके जो बच्चे होते हैं जिनको हम लार्वा बोलते हैं, ये सब के सब मर जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मच्छरों को भगाना है या मच्छरों को रोकना है तो आप ये कीजिए, या तो गंदा पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, अगर इकट्ठा हो गया बहुत सारे मच्छर है तो उसमें बस मिट्टी का तेल डाल दीजिए, एक दो ढक्कन, सारे के सारे मच्छर समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए समझते हैं मच्छरों के विषय में। कहाँ होते हैं? गंदे पानी में या कूड़े कचरे में, जहां होगा वहीं ज्यादातर उत्पन्न होते हैं। अगली बात ये कहें कि मच्छर, हम लोग कितने भी अंधेरे में घुस जाएं, कहीं भी हो जाएं, मच्छर हमारे शरीर के
हमारे शरीर के गंध से, हमारे शरीर के ताप से या गर्माहट से कह लीजिए, और खासकर हमारे पैर के तलवों से हमको पकड़ लेते हैं। पैर के तलवे की गंध से ये हमें पकड़ लेते हैं, अंधेरे में भी आसानी से ढूंढ लेते हैं और हमारा जीना हराम कर देते हैं। ठीक है, बहुत काटते हैं, ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें मच्छर की, तो मच्छर काटने से 3 बीमारी होती है। पहला डेंगू, बहुत खतरनाक बीमारी है, ध्यान दीजिएगा। चिकनगुनिया, डेंगू, चिकनगुनिया, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, ये 3 बीमारियां प्रमुख रूप से हमें होती हैं अगर मच्छर आपके आसपास है या मच्छर काट रहे हैं तो। डेंगू की बात करें तो ये मादा मच्छर एडीज के काटने से होता है। चिकनगुनिया की बात करें, ये भी मादा मच्छर एडीज के काटने से होता है। मलेरिया की बात करें तो ये मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से होता है। मादा मच्छर एडीज और मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से होता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मादा हर जगह फीमेल है। सही है भाई। देखिए, यहां भी महिलाएं ही पुरुषों का खून चूसती हैं। महिलाएं खून चूसती हैं। क्या करती हैं? खून चूसती हैं। और जो बेचारा नर होता है, जो पुरुष होता है, वो फूलों का रस चूसता है। फूलों का रस चूसता है, ये फैक्ट है। जितने मच्छर काटने वाले होते हैं सबके सब फीमेल होते हैं। सोचिए कितना आतंक है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, तीनों प्रकार की बीमारियों में महिलाएं ही पुरुषों का खून चूसती हैं, या साधारणतया कह लीजिए मच्छर जो भी काटते हैं हमको, जो हमारा खून चूसते हैं, वो महिलाएं होती हैं, या फीमेल मच्छर, महिलाएं ही खून चूसती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। पुरुष बेचारा चुपचाप फूलों का रस चूस लेता है। तो यहाँ भी आतंक मचा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी महिलाओं का वर्चस्व है, तो ध्यान रखिएगा। जितनी फीमेल मच्छर होती हैं वही खून चूसने का कार्य करती हैं। उनकी भी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? देखिए, उनके पेट में जो बच्चा होता है, बच्चे को पालने के लिए या अंडे को पालने के लिए इन्हें प्रोटीन की जरूरत होती है या ताजे खून की जरूरत होती है। किसकी? ताजे खून की। कहेगा पुरुष से जाओ ले आओ, पुरुष कहेगा भाई हम नॉनवेज नहीं खाते, तो ये तो जाएगा नहीं। तो बेचारी महिलाओं को खून चूसना पड़ता है और उसमें अपनी जान तक देनी पड़ती है। तो हम लोग मजाक के लिए बोल देते हैं महिलाएं खून चूसती हैं, लेकिन यहाँ पर ये अपने बच्चों के जीवन रक्षण के लिए ऐसा कार्य करती हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या करती हैं? डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया या साधारणतया फीमेल मच्छर काटती हैं। अपने बच्चों के जीवन रक्षण के लिए वो खून चूसने का कार्य करती हैं, क्योंकि उन्हें प्रोटीन चाहिए, ताजा प्रोटीन चाहिए। ठीक है, नर पुरुष केवल फूलों को चूसते हैं। क्लियर हुआ? तो डेंगू मादा एडीज, चिकनगुनिया मादा एडीज, मलेरिया मादा एनाफिलीज। हमारे एनसीईआरटी किताब में इन दोनों के विषय में ज्यादा नहीं है, हमें पढ़ना मेन रूप से मलेरिया है। तो मलेरिया को हम समझते हैं और इसके एक एक पॉइंट को कवर करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें मलेरिया की, तो मैंने आपको बताया कि मादा एनाफिलीज इसके काटने से हमें मलेरिया रोग होता है, पहला। दूसरी बात यह है, मलेरिया में क्या होगा? तेज बुखार आएगा, ठंड के साथ बुखार आएगा, कपकपी के साथ बुखार आएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मलेरिया की दवा की बात करें, तो सिनकोना वृक्ष की छाल से, सिनकोना एक वृक्ष होता है, सिनकोना वृक्ष की छाल से हम मलेरिया की दवा बनाते हैं या मलेरिया की दवा बना के यूज करते हैं, जिससे कि मलेरिया से ज्यादा नुकसान ना हो, हमें जनहानि ना उठानी पड़े। ठीक है, तो मलेरिया की दवा किसकी? सिनकोना वृक्ष की छाल। बात करते हैं, देखिए व्यक्ति थे रोनाल्ड रोस। कौन थे? रोनाल्ड रोस। ये सिकंदराबाद के लैब में या सिकंदराबाद के हॉस्पिटल में एक व्यक्ति के पेट में इन्होंने प्लाज्मोडियम परजीवी को देखा था। किसको? प्लाज्मोडियम परजीवी को देखा था, और तब इन्होंने मलेरिया बीमारी की खोज की थी। किसकी? मलेरिया की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें 1902 में नोबेल प्राइज दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लियर हुआ? मलेरिया की खोज किसने किया था?
रोनाल्ड रोस ने सिकंदराबाद के हॉस्पिटल में इन्होंने एक व्यक्ति के पेट में इस परजीवी को देखा था जब वो परीक्षण कर रहे थे, पेट का ऑपरेशन कर रहे थे। तब इन्होंने देखा कि ये उसका नाम दिया प्लाज्मोडियम जीवाणु या प्लाज्मोडियम परजीवी, जो कि मलेरिया का वाहक होता है। और ये कहां पे चलता है? एनाफिलीज के पैरों में लिपट के रहता है या एनाफिलीज के साथ साथ ये मनुष्य के अंदर आ जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मलेरिया की दवा सिनकोना की छाल। मलेरिया की खोज किसने किया? रोनाल्ड रोस ने। मलेरिया के लिए उनको खोज के लिए उनको पुरस्कार दिया गया 1902 में, नोबेल प्राइज। मलेरिया होता कैसे है? मादा एनाफिलीज के काटने से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हो गई पूरी मलेरिया की। ठीक है, अगर इन सब से आप बचना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, मच्छर जहां जहां होते हैं जैसे कूड़े कचरे में, गंदे पानी में, वहां इकट्ठा ना होने दें। अगर इकट्ठा हो गए हैं तो अगर आप मिट्टी का तेल डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिक वहां पे खत्म हो जाएंगे। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो छोटे मोटे जीव थे उनको हमने कवर कर लिया। हमारा टॉपिक यहाँ पे जो पहला टॉपिक था परिवार और मित्र, वो खत्म हो गया है। एक दो छोटे टर्म्स रह गए हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया गया, उसको हम आपको बता देते हैं। एक देखिए होता है सहजीविता, और एक होता है परजीविता। देखिए नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। सहजीविता मतलब साथ साथ जीना या साथ साथ रहना। जब दो जीव एक दूसरे की हेल्प करते हुए या एक दूसरे की मदद करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सहजीवी। जैसे कि भैंस की पीठ पर बैठा कौवा, भैंस की पीठ पर बैठा कौवा। अब ध्यान दीजिएगा, भैंस की पीठ पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे जुएं वगैरह, इनको कौवा खा जाता है, इसका पेट भर जाता है, प्लस भैंस को क्या लाभ होता है? भैंस के पीठ की सफाई हो जाती है, तो दोनों को लाभ हुआ। देखिए, भैंस की पीठ की सफाई भी हो गई और कौवे का पेट भी भर गया। तो यहाँ पे दोनों जीव एक दूसरे को लाभ दे रहे हैं, इसीलिए इनको कहा गया है सहजीवी। क्या कहा गया है? सहजीवी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, परजीविता की बात करें तो यहां पर एक जीव दूसरे को नुकसान पहुंचाता है और साथ साथ रहता हो, उसे हम कहते हैं परजीविता। जैसे कि खटिया में अगर खटमल है तो हमें तो केवल हमारा खून चूसेगा, फायदा क्या देगा हमको? कुछ नहीं। हमारे सर में अगर जुएं हैं तो ये भी क्या करेंगे? हमें केवल नुकसान पहुंचाएंगे। एक बहुत अधिक क्वेश्चन पूछता है अमरबेल का पौधा। आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी पौधे पे बहुत पतली ऐसे, देखिए ऐसे पतली हरी ऐसे बहुत सारी ऐसे झाड़ी जैसी रचनाएं होती हैं जो पूरे पेड़ को कवर की रहती हैं। ये क्या करती हैं पता है? ये पत्तों को, टहनियों को पूरा सोख लेती हैं, खा जाती हैं। अपना तो जी जाएंगी लेकिन पूरे पेड़ को सुखा देंगी। क्या करेंगी? सुखा देंगी। तो जिस पेड़ पे रहती हैं उसी को सुखा देती हैं, इसलिए इनको नुकसानदायक कहा जाता है। तो परजीविता और सहजीविता में आपको अंदर समझ आ गया। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी क्लास। अब हमने एनसीईआरटी की जो 6 थीम्स हैं, मैंने आपको बताया था कि जब हम 6 थीम्स कवर कर लेंगे सारे साइड पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। हमारा पहला परिवार और मित्र समाप्त होता है। घबराइए नहीं, इसमें कुछ थीम्स ऐसे हैं जो एक ही वीडियो में खत्म हो जाएंगे। हाँ, कुछ थीम्स ऐसे हैं जो 2-3 वीडियो लगेगा। तो हम हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे और पूरा एनसीईआरटी सिलेबस आपको सामने अच्छे से कवर कर देंगे। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।